आज दिनेश बाबू मॉर्निंग वॉक से आकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यह देख उनकी पत्नी रेखा जी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बाकी दिन तो आंगन में कदम रखा नहीं कि चाय के लिए आवाज़ देने लगते थे। फिर लगा शायद कुछ काम हो। जब कुछ देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही चाय के लिए आवाज़ लगाई, तब रेखा जी कमरे में चाय लेकर गई तो देखा दिनेश बाबू सिर झुकाए चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें इस तरह बैठे देख रेखा जी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिनेश बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर इस तरह क्यों बैठे हैं? वो मोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोहित? कौन मोहित? अरे अपनी सुधा का पति मोहित, अपना दामाद। क्या? अपना दामाद मोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर अचानक क्या हो गया? एक्सीडेंट, एक दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई और उसे बचाया नहीं जा सका। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अजी यूं सर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहेंगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। पत्नी की बात सुनकर भी दिनेश बाबू ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, तब रेखा जी ने झकझोरते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराजगी? चलो बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन आसरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश बाबू कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के घर को विदा हुए। साथ में रेखा जी भी चली। दिनेश बाबू शहर के नामी बिजनेसमैन थे और सुधा उनकी इकलौती बेटी। सुधा जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब सुधा को पता चली, तब पिता को अपनी पसंद मोहित के बारे में बताया। साथ में यह भी बताया कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। दिनेश बाबू बेटी की बात सुनकर काफ़ी नाराज हो गए। तब सुधा ने कहा, पापा प्लीज नाराज मत होइए, मोहित बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वालों से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले, तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उससे नीची जाति का। तब दोनों पति पत्नी काफ़ी नाराज हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा? मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, शहर के नामी बिजनेसमैन में से एक हूँ। धाक है मेरी, देखो तुम इसे भूल जाओ। शहर के बड़े बड़े लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आतुर है और तुमने उसे पसंद किया। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की? पापा अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप है ना, आपकी मदद से तो मोहित को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, फिर समस्या कहाँ रहेगी। लेकिन फिर भी दिनेश बाबू तैयार नहीं हुए। इधर मोहित के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया सुधा को अपने घर की बहू बनाने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सुधा की ऊंची जाति और उसके पापा का रुतबा। उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने, तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता-पिता के सामने नहीं आए, पर जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, तब दोनों माता-पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता-पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक देखने से मना कर दिया। कई महीनों तक दोनों अपने माता-पिता को चिट्ठियाँ, फ़ोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया, माफ़ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार मोहित के माँ-बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो भी गए, परंतु इस शर्त के साथ कि सुधा को छोड़ दो। लेकिन इसके लिए मोहित तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। जब मोहित और सुधा को लगा कि माता-पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब पिता के घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घर किराया पर लेकर रहने लगी, ताकि करीब रहेंगे तो आते-जाते मुलाकात होती रहेगी। फिर हो सकता है एक दिन माफ़ी भी मिल जाए। अगर
अगर मेरे माँ-बाप ने अपना लिया तब मोहित के माँ-बाप भी ज़रूर मान जाएँगे, लेकिन जब यह बात दिनेश बाबू को पता चली तब वो और नाराज़ हो गए और उस रास्ते से जाना आना-जाना भी बंद कर दिए। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो दोनों बाप-बेटी आमने-सामने हो गए। पापा को देखते ही सुधा भागकर पास गई। उन्होंने गुस्से से आँखें लाल-पीले कर देखा तो डर के मारे नज़दीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी और से पता चला कि सुधा ने एक लड़के को जन्म दिया है। यह बात जब रेखा जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया नाती को देखने के लिए, परंतु हर बार की तरह इस बार भी दिनेश बाबू नहीं पिघले और साफ-साफ मना कर दिया जाने से। परंतु आज दामाद के गुजर जाने की खबर सुनते ही बेटी के प्रति नाराज़गी लगभग दूर हो गई। बेटी के घर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो खत्म नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसके कदम उठ नहीं रहे। फिर भी जैसे-तैसे बेटी के घर पहुँचे तो बेटी सिमट सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। 1 साल का बच्चा खेल रहा था। सुधा को वैधव्य रूप में देखकर रेखा जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में और आज सफ़ेद लिबाज में देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ-बाप को सामने देखकर सुधा भी उससे लिपट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मम्मी पापा अब मैं कैसे जीऊँगी? किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा? सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति-पत्नी ने बेटी को सँभालने लगे। बेटा मत मत रो शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का ही था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति-पत्नी ने उनके घर के तरफ एक नज़र दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम और उसी से अटैच एक छोटा-सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा था कि एक चारपाई रखने पर बस आने-जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतने छोटे से कमरे में कैसे पिछले 3 साल से रह रही थी, गुज़ारा कर रही थी। यही सब सोच रही थी तब तक बेटी के सास-ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफ़त मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा, चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे! बहुत बड़ी डाकन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। उनकी आवाज़ सुनकर अब तक तो आस-पास के और भी लोग जमा हो गए, आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। अरे! यह तो एक दिन होना ही था, माँ-बाप का दिल जो दुखाया था, बद्दुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि शादी-विवाह कभी भी सबकी मर्ज़ी से ही की जाती है, सबके दुआ आशीर्वाद के साथ तभी फलता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कुछ दिनों से तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था। मैंने तो यह भी सुना था कि इसका पति डिप्रेशन में था। मुझे तो लगता है जानबूझकर बस के सामने आ गया ताकि इस गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ, हाँ, समझ गई ताकि कुछ मुआवज़ा मिल जाए। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी जो रेखा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कान पर दोनों हाथ रखकर भाग गई। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति-पत्नी बेटी और नाती को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर पति के जाने की गम में डूबी सुधा को कुछ सुनाई नहीं दिया। सुधा कहाँ खोई हो बेटा? अब रोने से क्या होगा? जिसे जाना था वह तो चला गया। अब यहाँ कोई नहीं है तुम दोनों को देखने वाला, तो चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले माँ? अपने घर बेटा, और कहाँ? चलो अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी? चलो हम सब साथ रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चलो अपने घर चलो। सुधा माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर सुधा के सास-ससुर जी भर-कर भला-बुरा सुनाने के बाद 1 साल के पोते को उसने अपने गोद में लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को लेकर चले जाऊँ मैं, मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, नहीं तो तू इसे भी खा जाएगी। वह बच्चा दादी के गोद में जाते ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। यह देख रेखा जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार! इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएँगे इसे। नहीं, यह मेरा पोता है, ये मेरे घर का चिराग है, वंश बेल है, यह आपका कुछ नहीं लगता। अगर लेकर जाना तो अपनी अलच्छी बेटी को लेके जाइए, पर पोता
को तो मैं ही लेकर जाऊँगी। दोनों के बीच खींचातानी और कहा सुनी सुनकर सुधा अपने आँसू पोंछकर खड़ी हुई। खबरदार आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को ले जाने की बात की तो यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा और मोहित का बच्चा है। तो यह मेरे साथ ही रहेगा और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज़ हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वहीं पर हम सब साथ में रहेंगे। कौन-सा घर पापा? वही जिसके दरवाज़े आपने हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया। पापा, जो बातें आज आप कह रहे हैं न कि हम तुम्हारे साथ हैं। काश यह पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती। मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उठता। हमने कितनी बार फ़ोन किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कही बातों पर टिके रहे, हमारी एक नहीं सुनी। दिनेश बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं थी या हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबने हमसे नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक-ठाक रहा, पर धीरे-धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी ज़रूरी है और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आपने एक नहीं सुनी। फिर आप आज किस हक से नाती को लेने आए हैं? फिर सास-ससुर की ओर देखते हुए कहा, आज से पहले मैंने और आपके बेटे ने कितनी मन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लीजिए। तब आपने कहा तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले को बेटे को ऐसी बद्दुआ सिर्फ़ इसलिए दी क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जानते हैं, परिवार से दूर होने का दुःख दिन पर दिन बढ़ता गया। वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद भी कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों हैं साथ तो धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। बावजूद उसे परिवार से अपने रिश्ते नातों से अलग होने का दुःख सताने लगा और धीरे-धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और अब वह खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उससे रिश्ते तोड़ दिए जाए, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए पूरी छूट दी, अपने करियर चुनने का अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का छूट क्यों नहीं? बोलकर सुधा हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सुधा की बात सुनकर माता-पिता के साथ उसके सास-ससुर की भी आँखें नम हो गई। आप सब इस दुःख के घड़ी में आए, मुझे सांत्वना यह बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं या मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बोलकर सुधा ने हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब